नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की सीएम धामी ने समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि देहरादून काठमांडू हवाई सेवा को जल्द शुरू करने पर काम करें और पिथौरागढ़ में हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में उड़ान संचालन के लिए एटीसी सुविधा को मजबूत करने पर विशेष फोकस करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को जल्द तैयार करने और ड्रोन आधारित इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करने के निर्देश दिए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को बेहतर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस योजना तैयार की जाए और देहरादून एयरपोर्ट को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए प्रयासों में तेजी लाई जाए। सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सितंबर माह तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और देहरादून में रिंग रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाए और जर्जर हो चुके पुलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभाग की गेस्ट हाउस को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने नीतीश कुमार की उपराष्ट्रपति बनने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं और उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव भी है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर नीतीश कुमार की चर्चा तेज हो गई है और विपक्ष बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की चर्चा दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, बिहार से लेकर झारखंड तक हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि आज उनके इस्तीफे की जो चर्चा हो रही है उसके पीछे का तात्पर्य कुछ और ही है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे। मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों, तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। वो अपने जीवन की चुनौती के साथ भी संघर्ष करते हैं। और मगर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है और उसके बाद इस्तीफा का समाचार बाद में आता है, पहले कारण बताए जाने लगते हैं कि क्या कारण है। सिद्ध करने के कारण सामने आ जाते हैं कि न्यायपालिका से उनका कन्फ्रंटेशन था, विपक्ष के साथ उनका कन्फ्रंटेशन था, आदि आदि बातें जो है। और ये सब वो लोग कहते हैं जो लोग पहले जब वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, जब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक के लिए तैयार था, तो उस समय उनको वक़फ़ करने का काम करते थे। तो उनको अब ये डिमेरिट के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। उससे मुझे शंका हुई कि इसकी गहराई कहीं और है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने संसद में रहते हुए जगदीप धनखड़ के साथ समय व्यतीत किया है और उनका स्वभाव सरल और विनम्र था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सिर्फ स्वास्थ्य कारण उनके इस्तीफे की वजह नहीं है, बल्कि जो समझ आ रहा है वो बिहार की राजनीति तक इस्तीफे की वजह मानी जा रही है। गहराई लगता है बिहार तक जा रही है।
जो नाम आ रहे हैं सामने और तत्काल आने प्रारंभ हुए हैं, वो सारे नाम वो हैं जो बिहार को प्रभावित करते हैं। उसमें नीतीश कुमार जी का नाम आना बहुत चौंकाता है और बहुत संकेत भी करता है। तो हो सकता है जिस तरीके की आकस्मिकता है इस इस्तीफे में, इस तरीके का इस्तीफा तो केवल भाजपा में ही संभव है। तो उससे भी लगता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से ये सब हुआ है, मतलब जो इस्तीफा हुआ है वो योजना का हिस्सा है। इस्तीफे पर सवाल सिर्फ हरीश रावत ने नहीं बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोतियाल ने भी उठाया है। गणेश कोतियाल ने सत्र के बीच इस्तीफा देने और एक चौंकाने वाली बात इसको बताया। इस्तीफे का कारण उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होना बताया, लेकिन इस्तीफे से पहले की 2-4 दिन पहले की दिनचर्या को दिखाते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उनका स्वास्थ्य इतना खराब नहीं था कि उन्हें इस तरह से इस्तीफा देना पड़े। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति को सत्ता में बैठी सरकार के सामने झुकना ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिवस देश के उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा हो जाना चौंकाने वाला समाचार है, क्योंकि कल पहला दिन था और पहले या तो 2-4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए होते और या तो इस सत्र के बाद देते। पहले ही दिन उनका इस्तीफा बड़ा चौंकाने वाला है और उनका ये कथन इस्तीफे में कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जो 2-4-6 दिन में गतिविधियां रही, वो गतिविधियों से ये प्रतीत होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा स्वास्थ्य कारण ऐसा हो कि वो संसद का ये वर्षाकालीन सत्र पूरा होने तक इस इस्तीफे को नहीं टाल सकते थे। ये अपने आप में निश्चित रूप में चौंकाने वाला है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति महोदय इतना नहीं झुक पा रहे थे जितना सत्ता में बैठी हुई सरकार उनसे झुकने की उम्मीद करते थे। वो नहीं झुक पा रहे थे और ये बिल्कुल सही बात है, ये पूरी स्थिति को बयां करती है कि उनसे जितना झुकने की उम्मीद की जा रही थी वो उतना नहीं झुक पा रहे थे, लिहाजा उनसे कहा गया कि आपको इस्तीफा देना है। बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और विपक्षी सदस्य लगातार मांग भी कर रहे हैं कि बिहार में चल रहे सघन मतदाता निरीक्षण कार्य को तत्काल रोका जाए। खबर है कि विपक्ष के इस विरोध के बीच भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बरछौल ने यहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि अब जबकि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त करना चाहिए। बीजेपी के विधायक के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि ये पार्टी तय करेगी। देखिए, ये पार्टी तय करती है, ये पार्टी का फैसला जो भी होगा हम लोग मानते हैं। बिहार से कोई बने उपराष्ट्रपति मांग करते हैं? बहुत बहुत अच्छा रहेगा अगर बिहार से। को बना देना चाहिए। अब भाई बनाना न बनाना तो केंद्र तय करेगा, लेकिन बिहार से कोई बनता है तो मुझे खुशी होगी जाकर। बिहार में इसी वर्ष चुनाव है और चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग बीजेपी से ही उठी है। उपराष्ट्रपति का अचानक से इस्तीफा देना, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अचानक से उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा होने, इसको लेकर कांग्रेस भी कई सवाल उठा रही है। सियासी जानकार कहते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक मंजे हुए राजनेता है। सोशल इंजीनियरिंग भी उन्हें आती है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑन टीवी। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सहसपुर जमीन मामले में खुद को निर्दोष बताया है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने बीजेपी पर ईडी के माध्यम से झूठी चार्जशीट दाखिल कराने का आरोप लगाया और कहा कि दोषी पाए जाने पर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हरक के दावों पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इन आरोपों पर बीजेपी के नेता ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि हरक सिंह का राजनीति से संन्यास लेना पहली बार नहीं है। पहले भी उन्होंने धारी देवी की कसम खाकर कहा था कि वो मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी मंत्री बने। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो अपना काम कर रही है।
अगर हरक सिंह रावत निर्दोष हैं तो उन्हें डर क्यों लग रहा है? वो जांच होने दें, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उत्तराखंड के लोग उस बात को भी नहीं भूले हैं जब हरक सिंह रावत जी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान पर कई तरह के बयान दे रहे थे, उसको भानुमति का कुनबा कहकर कह रहे थे, और साथ ही धारी देवी की भी वो कसम कर रहे थे कि मुझे धारी देवी की कसम है कि मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। लेकिन उस बात को कोई भूल नहीं सकता। इसलिए हरक सिंह रावत जी क्या बोलते हैं, उत्तराखंड की जनता उन पर और कोई भी लोग उन पर विश्वास नहीं कर सकता। दरअसल ईडी के चार्जशीट के बाद हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर वो 0.1% भी दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ईडी ने सरकार के दबाव में आकर उनके खिलाफ झूठी चार्जशीट दाखिल की है। इस प्रदेश की जनता के बीच में कहना चाहता हूँ, देश के जनता के बीच में कहना चाहता हूँ कि 99.9% नहीं, अगर हरक सिंह रावत इसमें 0.1% दोषी मिल गया तो हरक सिंह राजनीति से संन्यास लेगा, सार्वजनिक से संन्यास ले लेगा। लेकिन हरक सिंह अगर सही है तो जो तुम मानसिक उत्पीड़न में कर रहा, क्या उस ईडी के डायरेक्टर नवीन कुमार के खिलाफ, क्या राजीव जैन के खिलाफ जो डिप्टी डायरेक्टर है, क्या अभय कुमार जो असिस्टेंट डायरेक्टर बिल केस का है, क्या उपाध्याय इंस्पेक्टर, क्या 420 धाराओं में उनको वो सजा मिलेगी जो मेरा पिछले 1 साल से उत्पीड़न कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई का मामला सहसपुर क्षेत्र के स्थित भूमि से जुड़ा है, जिसे हरक सिंह रावत ने वर्ष 2002 में एक महिला सुशीला रानी से खरीदा था। सुशीला रानी के नाम पर यह जमीन वर्ष 1962 से दर्ज थी। ईडी का आरोप है कि इस भूमि की खरीद में गड़बड़ी और वित्त अनियमितताएं हुई है। जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी हुई है, जिससे हरक सिंह रावत इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जारी है, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। कांवड़ियों के लिए मार्ग तय किए गए हैं। इसके अलावा साथ ही क्या कुछ तैयारियां उनके द्वारा की गई हैं। कांवड़ियों को देहरादून शहर के अंदर और मसूरी जाने के लिए रोक भी लगाई गई है। किस तरह की पुलिस की तैयारियां हैं, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने एसपी सिटी प्रमोद कुमार से की खास बातचीत। देहरादून एसपी सिटी प्रमोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांवड़ यात्रा चल रही है, किस तरह के जो दिशा निर्देश है वो पुलिस कर्मियों को भी दिए गए हैं, और अपील आप क्या कांवड़ियों से करना चाहेंगे? देखिए कि जैसा आप सबको विदित है कि ये श्रावण मास का पावन जो है महीना है, और इसमें हमारी जो कांवड़ मेला 2025 वो चल रहा है। तो सबसे पहले तो देहरादून पुलिस की ओर से सभी जो हमारे कांवड़ जो जल लेके आ रहे हैं शिव भक्त हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और जो आपने बात अभी पूछी है, तो देखिए जैसा आपने देहरादून सिटी में देखा होगा कि हम लोगों ने उनके लिए जो वैकल्पिक मार्ग हैं, जो जिनको अगर गंगोत्री यमुनोत्री की ओर को जाना है तो उनके लिए रूट अलग निर्धारित किया गया है। जिनको कि देहरादून होते हुए ऋषिकेश या हरिद्वार जाना है तो उनके लिए भी हमारा जो कारगी चौक रिस्पना वाला रूट है वो निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ ये भी सभी कांवड़ और शिव भक्तों से अपील ये की गई है कि कृपया जो आपका निर्धारित मार्ग है, उत्तरकाशी जाने वाला है या फिर देहरादून वाया ऋषिकेश और हरिद्वार जाने वाला है, तो उन निर्धारित मार्गों का प्रयोग करें। वहाँ पे पुलिस को ड्यूटी पॉइंट्स ऑफ पुलिस को तैनात किया गया है आपकी सहूलियत के लिए, सहायता के लिए। उनको गाइड भी किया जा रहा है। अगर किसी शिव भक्त के द्वारा कोई रास्ता कहीं जाने का पूछा जा रहा है तो पुलिस के द्वारा वो बताया भी गया। साथ ही साथ उनसे ये भी अपील की जा रही है कि अपने निर्धारित मार्गों पर चलें, और क्योंकि सिटी के अंदर तो उनको अलाउ नहीं किया गया है, ताकि जो हमारे आमजन हैं, और वैसे भी आप देखते हैं कि स्कूल भी ओपन रहते हैं, स्कूल का भी प्रेशर रहता है, आम जनमानस का भी प्रेशर रहता है, ट्रैफिक का भी प्रेशर रहता है। और दूसरा क्योंकि उनको ये रास्ता उनका जाने का भी नहीं है सिटी के अंदर से, तो लिहाजा ये 2-3 बातें हैं उनको बताई गई हैं कि अपना जो वैकल्पिक मार्ग उसको प्रयोग करें और सिटी में प्रवेश ना करें। तो इसके लिए जो है हमने अलग अलग पॉइंट्स पे जो है पुलिस प्रबंध किए गए हैं, ताकि वो जो शिव भक्तों को उनको उनके बताए हुए रास्ते पर गाइड भी कर सकें, और साथ ही साथ उनको सिटी में भी थोड़ा प्रवेश करने से रोका जा सके। सर, इस बार कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे? देखिए, इसमें जो हमारे विभिन्न थाना क्षेत्र हैं, अगर मैं बात करूं तो
हमारा आशा रोडी हो गया है, पटेल नगर हो गया, फिर आगे नेहरू कॉलोनी हो गया है। इसके अलावा ये तो मेन रूट वाले थाने हो गए हैं। इसके अलावा जो हम अगर बाहर की बात करें तो इधर सैला कुई, सैसपुर, विकास नगर, और अगर इधर बात करें तो डोईवाला है, रानी पोखरी है, तो सभी जगह पर्याप्त बैरियर लगाए गए हैं। ऐसे पॉइंट्स जो कि सिटी के अंदर को अगर कोई प्रवेश कर सकता है तो ऐसे विशेषकर पॉइंट्स पर पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरियर भी लगाए गए हैं, ताकि जो शिव भक्त हैं हमारे, वो जो उनको जहाँ जाना है तो उस रास्ते पर वो चलें और सिटी के अंदर प्रवेश ना करें। तो सभी पॉइंट्स पर जो है उचित मात्रा में, भाई कई जगह एसएसआई हैं, एडिशनल एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, कांस्टेबल भी हैं, पीएससी है, उनको डिप्लॉय किया गया है। सर, ऐसे में क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया हुआ है उत्तराखंड पुलिस की ओर से। अब ये ऑपरेशन सर किस तरह से चल रहा है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोगों को ठगने का काम बाबाओं के भेष में लोग करते हैं, और इस समय तो कांवड़ यात्रा भी चल रही है। देखिए, जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के आदेश के अनुसार ये पूरे स्टेट में जो है ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, और जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो देहरादून पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और जब से हमारा अभियान शुरू हुआ है तो तकरीबन 200 सवा 200 के आसपास जो हमने ऐसे कालनेमी जो कि पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, पब्लिक को धोखे में रख रहे थे, उनको अनर्गल जो है बातें बता रहे थे और उनसे पैसे की ठगी कर रहे थे, या किसी और प्रकार से सामान वगैरह की ठगी कर रहे थे, गलत गलत बातें उनको बता रहे थे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और उनको ऑपरेशन कालनेमी के अंदर जो भी विधिक कार्रवाई थी हमारे द्वारा वो की गई है। और लगातार आपने देखा होगा कि इस अभियान की चर्चा जो है हमारे पूरे राज्य के अलावा पूरे हिंदुस्तान में भी, अलग अलग राज्यों में भी इसको सराहाया गया है अभियान को। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बेसिकली मकसद इसका यही है कि जो हमारे आम जन हैं, आम पब्लिक है, और विशेषकर महिलाएं जो कि इस प्रकार के झांसों में जल्दी आ जाती हैं, उनको इस धोखाधड़ी से, लालच से, लोभ से बचाना है। और आगे भी इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि कई बार नाम बदल कर भी साधु का वेश धारण कर लेते हैं, कोई आपराधिक किस्म के भी रहते हैं जो कि कहीं अपराध करके आए होते हैं और यहाँ पे अपना ये साधु बन के जो है पब्लिक को गुमराह करते हैं, पैसे ठगते हैं, सामान ठगते हैं, तो उनके विरुद्ध चिन्हित करके उनके विरुद्ध लगातार हमारे द्वारा इसमें जो है सफलतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई फिगर भी अभी तक आया है कि कितने लोगों पर हम अभी तक कार्रवाई कर पाए हैं? नहीं, देखिए टोटल फिगर तो ऐसा मुझे ध्यान नहीं। जैसा अगर मैं अपने देहरादून की बात करूं तो तकरीबन 250 या 250 के आसपास ये हो चुका है आंकड़ा हमारा। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो एसपी सिटी प्रमोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि यात्रा व्यवस्थाएं किस तरह से की हुई हैं, बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच भी रहे हैं, उनकी सहूलियत के हिसाब से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और साथ ही ऑपरेशन कालने में भी तत्पर जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में उप जिलाधिकारी की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। इस बार सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उप जिलाधिकारी के कहने पर नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी इन दिनों ग्रामीण इलाकों की सफाई में लगे हुए हैं। ठेकेदार ने पूछने पर बताया कि अधिकारी ने क्या कहा था, हमें इस रिपोर्ट में देखिए। अल्मोड़ा के द्वाराहाट नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करके ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई करते नजर आ रहे हैं, जो हैरान करने वाली बात है। मीडिया कर्मियों ने जब सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार और अधिशासी अभियंता से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए उप जिलाधिकारी ने आदेश दिया है। असल में बात यह है कि अभी एसडीएम सर का हमारा फोन आया था। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो कूड़ा है उसको थोड़ा आप देख लीजिए, उसकी सफाई व्यवस्था कर दीजिए। तो हमने जो डोर टू डोर के जो ठेकेदार थे उनको रात्रि के समय मैंने कॉल किया था कि सर का फ़ोन आया है और क्या कहते हैं वहाँ थोड़ा सफाई का देख लेना और जब भी खाली टाइम होगा। तो उन्होंने क्या करा कि जो सुबह के समय यहाँ की सफाई करी होगी उन्होंने, उसके बाद वहाँ चले होंगे, तो इस वजह से थोड़ा बवाल है इस वजह से। और ऐसा कुछ मैंने कोई निर्देश ऐसा नहीं कहा कि उनसे कि यहाँ सफाई मत करो पहले, जैसे आप लोग कह रहे हो कि यहाँ सफाई नहीं हुई है, तो ऐसा मैं क्यों कहूँगा उनसे कि क्या कहते हैं यहाँ सफाई ना करोगे। सवाल है कि क्या उप जिलाधिकारी के कहने या आदेश देने पर नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को छोड़ दिया जाएगा, जबकि नगर पंचायत एक सेवायत संस्था है और उप जिलाधिकारी तो पूरे तहसील के हैं। तो क्या तहसील के किसी भी जगह पर सफाई कर्मचारी को भेज देंगे? ये तो नियम विरुद्ध है। ये तो मैं दुख के साथ कहना चाहूँगी कि फिलहाल तो मुझे पता नहीं था कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो कूड़ा उठाने गए। पहले तो हम यही चाहते हैं कि हमारे नगर क्षेत्र की व्यवस्थाएं जो डगमगा रही है वो व्यवस्थित हो, और मैं अपने कर्मचारियों से भी कहूँगी कि इनकी देख रेख जो भी हो,
जो भी करे, ये जैसे कूड़ा कह रहे हैं कि अभी तक उठा नहीं है, ये नहीं है, इसके लिए मुझे बड़ा दुख है कि हमारे नगर क्षेत्र में हमारे होते हुए कि हमें पता नहीं चल रहा कि ये कूड़ा उठाने ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं हमारे कर्मचारी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि व्यवस्थाएं हैं जिस तरह से मैं सोच रही हूँ करने की वो हो नहीं पा रही है, मगर मैं जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों पे भी ये कहना चाहूँगी कि मैं उन सभी से वार्तालाप करके उनको व्यवस्थित करना चाहूँगी। और जैसे कि हमारे क्षेत्र ये नगर क्षेत्र में कूड़े की व्यवस्थाएं जितनी भी, और थोड़ा जनता से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो कूड़ा फेंकते हैं, एक हमने अलग अलग स्पॉट बना रखे हैं। मैडम बात यहाँ कूड़े की आ रही कि नगर क्षेत्र का कूड़ा नहीं उठ रहा और ग्रामीण क्षेत्रों का कूड़ा उठ रहा है, इस पर क्या कहना है आपको? तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे तो फिलहाल पता नहीं था कि ग्रामीण जो जगह है वहाँ पे हमारे कर्मचारी कूड़ा उठाने गए हैं। मुझे पता आजकल ये आज ही पता चला है कि हाँ वहाँ पे जाके कूड़ा उठाया गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो ये कूड़ा व्यवस्था जो हमारी ये है कूड़े उठाने की व्यवस्था है उसे मैं दुरुस्त करना चाहूँगी। लोग कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी नगर पंचायत के हैं, न कि तहसील के। ऐसे में कौन इसका जवाबदेह है? तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता आर्य को तो इसकी जानकारी तक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई करने पर किसकी जेब गरम हो रही है, ये सवाल बड़ा है। इस बात की चर्चा पूरे नगर में है और सभासद भी हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।